हम इस्लाम के लिए खून का हर खतरा देने से बाज नहीं आएंगे। ये शब्द आज से 50 साल पहले 1974 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर में दुनिया भर के इस्लामिक नेताओं के सामने कहे थे। एक ऐसा वादा, एक ऐसा संकल्प जो सुनकर लगे कि अब इस्लाम के नाम पर, फलस्तीन के नाम पर दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज 50 साल बाद तस्वीर क्या है? आज इस्लामिक देश एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी जगजाहिर है। यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे देश इजराइल से दोस्ती कर चुके हैं और पाकिस्तान, जो कल तक इस्लाम का सिपाही बनने का दावा कर रहा था, आज खुद अपनी मुश्किलों में फंसा हुआ है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इस्लामिक देशों के लिए इजराइल के खिलाफ एकजुट होना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इसके पीछे कोई गहरा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि क्यों इस्लामिक एकता का नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। देखिए, कहानी को समझने के लिए हमें 1974 के उस दौर में वापस चलना होगा। तब माहौल अलग था। मिस्र, जॉर्डन, यूएई ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी। सद्दाम हुसैन इराक में थे। एक उम्मीद थी कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक मजबूत आवाज बनेगा। भुट्टो का भाषण उसी उम्मीद का प्रतीक था। लेकिन फिर वक्त बदला और हालात बदले। एक एक करके वो सारी गांठें लगनी शुरू हुई जो आज तक नहीं सुलझ पाई। 1979 ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति। ईरान अब एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। 1979 उसी साल सुन्नी देश मिस्र ने इजराइल को मान्यता दे दी। ये इस्लामिक एकता पर पहला बड़ा झटका था। 1980 से 88 ईरान और इराक के बीच 8 साल लंबी जंग, दो मुस्लिम देश एक दूसरे का खून बहा रहे थे। 1994 जॉर्डन ने भी इजराइल से शांति समझौता कर लिया। 2020 अब्राहम अकॉर्ड, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने भी इजराइल से डिप्लोमेटिक संबंध बना लिए। ये तो हुई टाइमलाइन। अब समझते हैं असली वजहें कि ये देश एक क्यों नहीं हो पाते। कारण नंबर 1, सऊदी अरब बनाम ईरान। लीडर कौन? इस्लामिक दुनिया में सबसे बड़ी दरार है सऊदी अरब और ईरान के बीच। लोग इसे सिर्फ सुन्नी बनाम शिया की लड़ाई समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लड़ाई है क्षेत्रीय दबदबे की, लीडरशिप की। एक तरफ है सऊदी अरब, जो सुन्नी इस्लाम का केंद्र है और एक राजशाही है। दूसरी तरफ है ईरान, जो शिया इस्लाम का झंडा बरदार है और एक इस्लामिक क्रांति से बना देश है। ईरान सऊदी अरब की राजशाही को इस्लाम के लिए सही नहीं मानता और अपने मॉडल को एक्सपोर्ट करना चाहता है। वहीं सऊदी अरब को ईरान के बढ़ते प्रभाव से डर लगता है। यह दुश्मनी यमन, सीरिया, इराक जैसे कई देशों में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध की शक्ल ले चुकी है। जब दो बड़े मुस्लिम देश ही एक दूसरे के खिलाफ हों तो बाकी देश किसके साथ खड़े हों? एकता कैसे बनेगी? कारण नंबर 2, हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट। कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और मुस्लिम देशों पर यह बात 100% लागू होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन आज फलस्तीन के सबसे बड़े हिमायती बनते हैं। वो यूएई और बहरीन की आलोचना करते हैं कि उन्होंने इजराइल से रिश्ते क्यों बनाए। लेकिन मजे की बात यह है कि तुर्की वो पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसने 1949 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। आज भी दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। 2005 में तो एर्दोआन खुद इजराइल गए थे और कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसे कहते हैं दोहरे मापदंड। यही हाल बाकी देशों का है। अजरबैजान एक शिया देश होने के बावजूद इजराइल का करीबी दोस्त है क्योंकि उसे ईरान से खतरा महसूस होता है। हर देश इस्लामिक भाईचारे से पहले अपने देश का आर्थिक और रणनीतिक फायदा देखता है। कारण नंबर 3, बिग बॉस अमेरिका का फैक्टर। इसे समझिए, खाड़ी के लगभग हर बड़े देश में, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। करीब 70,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं।
इन देशों की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। और अमेरिका किसका सबसे बड़ा दोस्त है? इजराइल का। तो जाहिर है ये अरब देश अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसा कि एक्सपर्ट तलमीज अहमद कहते हैं, जब इजराइल का ड्रोन ईरान पर हमला करने जाता है तो वो जॉर्डन के ऊपर से होकर गुजरता है। क्या जॉर्डन उसे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि ये सब एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। ये देश ईरान से तो डरते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा करते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान बार बार इस्लामिक एकता की बात क्यों करता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान दुनिया में अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए इस्लामिक कार्ड खेलता है। वो खुद को इस्लामिक दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति के तौर पर पेश करना चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद कई समस्याओं से घिरा है। वो शीत युद्ध में अमेरिकी खेमे में था और आज भी उसके लिए अमेरिका को पूरी तरह छोड़कर ईरान के साथ जाना मुमकिन नहीं है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने ही उसकी मदद की थी। तो एक तरफ अमेरिका की मदद करना और दूसरी तरफ इस्लामिक एकता की बात करना, यह विरोधाभास पाकिस्तान की पॉलिसी में हमेशा से रहा है। आज जब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं तो इस्लामिक दुनिया बटी हुई है। कोई खुलकर ईरान के साथ नहीं है। ओआईसी और अरब लीग जैसे संगठन पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। खाड़ी के देश डरे हुए हैं। उन्हें ना तो एक ताकतवर ईरान चाहिए और ना ही एक बेकाबू इजराइल। अगर इस लड़ाई में ईरान हारता है या कमजोर होता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। इजराइल का दबदबा और बढ़ जाएगा। सीरिया से लेकर लेबनान तक ईरान का प्रभाव खत्म हो जाएगा और चीन जैसे देश खाड़ी के तेल के लिए और ज्यादा अमेरिकी सहयोगी देशों पर निर्भर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस्लामिक देशों की एकजुटता एक सपना है जो कई दशकों से भू राजनीति, राष्ट्रीय हितों और आपसी दुश्मनी की चट्टानों से टकराकर टूटता रहा है। धर्म एक गोंद हो सकता है, लेकिन जब बात सत्ता, पैसा और सुरक्षा की आती है तो यह गोंद अक्सर कमजोर पड़ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कभी मुस्लिम देश वाकई एकजुट हो पाएंगे या ये लड़ाइयां ऐसे ही चलती रहेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।